देश में इस समय पर्सनल लोन का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बैंक हो या फिनटेक कंपनियां, लगभग हर खिलाड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा पर्सनल लोन देकर अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है। लेकिन इसी दौर के बीच जो है मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई है जिसने पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल वो पर्सनल लोन की रेस में नहीं उतरेगी। इसकी बजाय जियो फाइनेंशियल सिर्फ ऐसे लोन पर फोकस करेगी जिसके बदले घर, जमीन, शेयर या म्यूचुअल फंड जैसी संपत्ति जो है वो गिरवी रखी जाती है। ऐसे समय में जब अनसिक्योर्ड लोन को लेकर आरबीआई लगातार चिंता जता चुका है और कई फिनटेक कंपनियां बढ़ते रिस्क और डिफॉल्ट की चुनौती से निपटने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है, तो जियो ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना है। क्या ये सिर्फ जोखिम से बचने की कोशिश है या फिर कम रिस्क के साथ देश का सबसे बड़ा लेंडिंग बिजनेस खड़ा करने की लंबी स्ट्रैटेजी? आइए समझते हैं जियो फाइनेंशियल का पूरा मास्टर प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन पर क्यों फोकस रहेगा और इस पूरे मामले पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ साहब ने क्या कहा है, हितेश सेठिया साहब, उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेठिया साहब ने कहा है कि कंपनी शुरुआत में जो है दो प्रोडक्ट्स पर जो है फोकस करेगी। एक है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी घर, जमीन या दूसरी प्रॉपर्टी के बदले लोन। दूसरा है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। इसमें क्या होता है, शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश के बदले लोन दिया जाता है। अनसिक्योर्ड लोन वाले सेगमेंट में कब आया जाएगा, इसका जवाब उन्होंने दिया कि फिलहाल कंपनी जो है पर्सनल लोन या बिना गारंटी वाले लोन में जल्दबाजी नहीं करेगी। पहले कंपनी अपने लोन बिजनेस को मजबूत करेगी। जब कारोबार जो है एक बड़े स्तर पर यानी जो है क्रिटिकल स्केल पर पहुंच जाएगा, तब अनसिक्योर्ड लोन देने पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और एंगल्स हैं क्यों जियो ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है, उसको भी थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी ज़्यादातर फिनटेक कंपनियां जो हैं वो पर्सनल लोन में डिफॉल्ट से परेशान हैं। इसकी कुछ लिस्ट है हमारे पास, कुछ कंपनियों की मैं जिक्र कर देता हूँ। देखिए, पहला है बजाज फाइनेंस। कहा जाता है कि ये पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन देने वाली बड़ी एनबीएफसीज में से एक है। इन कंपनियों को भी जो है पर्सनल लोन में डिफॉल्ट से जो है थोड़ी परेशानी हो रही थी। क्रेडिट बी है, मनी व्यू है, किस्त है, कैश है, नवी है। और इसके अलावा आरबीआई वाला भी एंगल है। आरबीआई वाला भी एंगल हम समझने की कोशिश करते हैं। आरबीआई भी देखिए अनसिक्योर्ड लोन को लेकर कई बार जो है वो चिंता जता चुका है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसे समय में जियो ने जो है स्ट्रैटेजी ही पूरी उल्टी की है, अलग और उल्टा रास्ता जो है वो चुना है। मतलब जियो पहले कम जोखिम वाला बड़ा लोन बिजनेस बनाना चाहती है, उसके बाद जो है इन सेगमेंट्स में आने की बात कही जाएगी। तो ये हुआ स्टोरी का एंगल और मैंने आपको समझा दिया कि क्यों जियो की ये स्ट्रैटेजी है। अब चलिए, क्या हर भारतीय तक आसान फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने का लक्ष्य है? क्या ये टारगेट है, ये समझ लेते हैं। देखिए, कंपनी का कहना है कि उसका उद्देश्य है कि लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से तमाम सर्विसेज मिल जाए। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? लोन मिल जाए एक ही प्लेटफॉर्म पर, पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाए, इंश्योरेंस सेगमेंट जो है वो अच्छे से पता चल जाए, इन्वेस्टमेंट का सारी जानकारी मिल जाए और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज की जो है वो तमाम सुविधाएं जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाए। कंपनी चाहती है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सिंपल हों, स्मार्ट हों और एक्सेसिबल हों। चलिए, एआई वाला एंगल भी है। एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है कंपनी के द्वारा। जेएफएसएल ने बताया कि उसने जो है जियो फाइनेंस एआई न्यूरल एजेंटिक मार्केट प्लेस नाम का एक एआई प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस एआई प्लेटफॉर्म से होगा क्या, ये समझ लेते हैं। कस्टमर्स को उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है सुझाव मिलेंगे। लोन लेने की प्रक्रिया जो है वो आसान होगी। निवेश और पेमेंट से जुड़े फैसलों में मदद मिलेगी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होगा, कंपनी का काम ज़्यादा तेज और कुशल बनेगा और रिस्क मैनेजमेंट के बेहतर तरीके से जो है, और रिस्क मैनेजमेंट को बेसिकली कहा जा रहा है कि बेहतर तरीके से मैनेज यानी संभाला जा सकता है। अब जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जियो ब्लैकरॉक का प्रदर्शन कैसा रहा है? देखिए, कंपनी के जो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट वाला जो कारोबार है उसने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट का एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो बढ़कर 16,712 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और ये उपलब्धि जो है कंपनी ने पहले ही साल में हासिल भी कर ली थी। इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको। निवेशकों का कंपनी पर भरोसा जो है वो बढ़ रहा है। कंपनी तेज से एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में अपनी जगह बना रही है। जियो क्रेडिट का जो लोन कारोबार है उसकी क्या स्थिति है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, जियो क्रेडिट का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम वो बढ़कर 25,711 करोड़ हो गया, यानी कंपनी का लोन पोर्टफोलियो लगातार मजबूत हो रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस में भी तेजी है क्या, इसका भी जवाब ले लेते हैं। तो कंपनी की इंश्योरेंस ब्रोकिंग यूनिट यानी जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग ने
फाइनेंशियल ईयर 26 में 982 करोड़ के इंश्योरेंस प्रीमियम की सुविधा जो है कस्टमर्स को उपलब्ध कराई है। ये कारोबार बेसिकली डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हुआ है। अलायंस के साथ बड़ी साझेदारी हुई है, इस वेंचर को भी समझ लेते हैं। देखिए, जेएफएसएल ने अलायंस ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण जो है वो समझौता किया है, और इस समझौता यानी इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है तो वो भी मैं समझा देता हूँ। री इंश्योरेंस बिजनेस में उतरना, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी सेक्टर्स में अपनी मौजूदगी जो है वो मजबूत करना चाहती है जेएफएसएल। हालांकि इसके लिए अभी जो है रेगुलेटरी मंजूरी मिलना बाकी है। बता दें, री इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो है कंपटीशन बढ़ रही है, इस मामले को भी समझ लेते हैं। देखिए, हाल ही में बजाज फिनसर्व ने भी री इंश्योरेंस कारोबार में उतरने का फैसला लिया है। गिफ्ट सिटी से जो है संचालित यानी कंट्रोल होने वाली री इंश्योरेंस कारोबार जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल 26 में भी वहाँ का ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़कर $607.96 मिलियन हो गया, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना से ज़्यादा है। तो इस आंकड़ों से ही समझ आता है कि री इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ रही है, वहाँ भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहती है जेएफएसएल। कंपनी की कमाई में क्या ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है ये भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल 26 में कंपनी के कारोबार से होने वाली आय यानी इनकम में तेज वृद्धि दर्ज की गई। कुछ मुख्य आंकड़े हैं वो समझा देता हूँ। मुख्य बिजनेस से जो आय है वो 272% बढ़कर 1390 करोड़ हो गया है। डिविडेंड से इनकम को छोड़कर कुल ऑपरेशनल इनकम की बात की जाए तो उसमें 78% की बढ़ोतरी है, और ये 3274 करोड़ पर पहुंच गई। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का मुख्य कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल 27 की शुरुआत क्या मजबूत रही है तो कंपनी ने जून तिमाही यानी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 27 में 325 करोड़ का कंसोलिडेटेड जो है नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। लोन कारोबार बढ़ाने के लिए क्या फंड जुटाने की बात आ रही है सामने, वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जियो क्रेडिट ने जून में 1500 करोड़ रुपए के जो एनसीडी यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी किए हैं। इसके अलावा बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 27 में 15,000 करोड़ तक जो है एनसीडी के जरिए फंड जुटाने को मंजूरी भी दे दी है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इन आंकड़ों को समझ लेते हैं। कंपनी के पास ज़्यादा पूंजी होगी, भविष्य में ज़्यादा लोगों को लोन दिया जा सकेगा और लोन कारोबार को तेज़ी से बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये रही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर ताज़ा तरीन अपडेट। आपको हमारी डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।